आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में अक्सर कंफ्यूजन होता है, रखना पूरे तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं बच्चे। आज का टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो आज बहुत ही मजेदार टॉपिक पर यह वीडियो बनने जा रहा है। आज की टॉपिक बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप फॉरफीचर को ठीक से समझना चाह रहे हो तो इसके पहले के जितने भी लेक्चर हैं उधर से पूरा लेक्चर को देखो, उधर की कॉन्सेप्ट को क्लियर करते आओ, तब जाकर आप फॉरफीचर को समझोगे, ठीक है ना। पहले जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी की बात मैं किया हूं, कॉल्स इन एरियर की बात किया हूं, कॉल्स इन एडवांस की बात किया हूं, तो पहले की जो भी क्लासेस हैं खास करके कॉल्स इन एरियर, उस लेक्चर को आप देख लो, तब आप समझ पाओगे फॉरफीचर की बात को। और जब आप फॉरफीचर की बात को पूरी तरह से समझ जाओगे तभी री इशू की बात समझ में आएगी। फॉरफीचर में जहां दिक्कत हुआ, फॉरफीचर में फंसे, तो फिर आगे भी फंसते चले जाओगे, री इशू में भी परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना, री इशू में भी परेशानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप पहले की लेक्चर को देख लो, कॉल्स इन एरियर, उसके बाद फॉरफीचर को ठीक से समझना है। जहां भी कंफ्यूजन रहे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लो, फिर से मैं उसको समझाने को प्रयास करूंगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होने जा रहा है, इतना विश्वास रख लो हम पर कि कोई कंफ्यूजन नहीं होने जा रहा है। बशर्ते पूरे वीडियो को देखना विदाउट एनी कट, 2 बार 3 बार, ठीक है, देख के उस पर प्रैक्टिस करते रहना। फॉरफीचर को जितना स्ट्रांग बनाओगे आगे का टॉपिक उतने आसान होने वाला है, यानी री इशू उतने आसान हो जाएगा। और जब री इशू को भी पूरी तरह से समझ जाओगे तभी प्रोराटा जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा उसको आप ठीक से समझ पाओगे। फॉरफीचर में फंसे तो री इशू में फंसोगे, री इशू में फंसे तब प्रोराटा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, इसलिए धैर्यपूर्वक इसको आपको देखना है, समझने की प्रयास करना है, कंसंट्रेशन बनाकर रखना है, देख लेना, ठीक है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी बार बार बोल रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में जनरली क्वेश्चन सीबीएसई वालों को कहें हम, अगर आईसीएसई बोर्ड वाले को की बात करें, ठीक है, वैसे तो अपने स्टेट बोर्ड में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब पूरे लंबे चौड़ी कहानी नहीं करेगा एग्जाम में, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दिए रहते हैं एग्जाम में। वो जानते हैं टीचर की एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, कॉल की एंट्री तो बच्चों को रटा जाता है, वो तो हम ऐसा प्रॉब्लम सेट करेंगे तो सब लोग बना लेंगे, लेकिन हमको तो उसका आईक्यू टेस्ट करना है कि भाई आप किए क्या हो। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्या कर देगा, फॉरफीचर से क्वेश्चन उठाएगा, बोलेगा केवल फॉरफीचर की एंट्री और री इशू की एंट्री कर दो, केवल फॉरफीचर और इशू की एंट्री करो, हमको एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल की एंट्री नहीं चाहिए। तो समझ लो एग्जाम में कितना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने जा रहा है फॉरफीचर। आपसे केवल एग्जाम में पूछ देगा, मैक्सिमम एग्जाम में देखा गया है इस तरह की प्रॉब्लम कि केवल पूछ दिया जाएगा कि आप फॉरफीचर की एंट्री पास करो, री इशू की एंट्री पास करो, उसके पहले की एंट्री अपने को नहीं चाहिए। तो ऐसा भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोला बार बार कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। अब चलो हम लोग फॉरफीचर पर आते हैं कि फॉरफीचर है क्या। देखो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स का जब्तीकरण कर रहे हो, जब्त करना, बस कुल मिला के एकदम समझ लो कि फॉरफीचर एक तरह का पनिशमेंट है, ठीक है ना। फॉरफीचर जो है पनिशमेंट है, लेकिन यह पनिशमेंट क्या सारे शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा? नहीं। जो शेयर होल्डर किसी पैसा को पेमेंट करने में चूक कर गया है, डिफॉल्टर हो गया है, फेल हो गया है, कंपनी आपसे पैसा मांगा और आप नहीं भेजे हो, यानी कॉल्स इन एरियर का केस है। तो जो शेयर होल्डर कंपनी का पैसा नहीं भेजा, जैसे मान लो अलॉटमेंट में फेल कर गया या कोई कॉल में फेल कर गया, कंपनी आपसे पैसा मांग रहा है, नहीं भेज रहे हो, तो वैसे लोगों को एक तरह की सजा दिया जाता है। ये फॉरफीचर ऑफ शेयर तरह की पनिशमेंट है, सजा है। लेकिन यह सजा सबको नहीं दिया जाएगा, केवल फेल होने वाले को दिया जाएगा, पास होने वाले को नहीं।
ठीक है, तो दो तरह के देखो इसमें हो जाएंगे शेयर होल्डर, एक तो पास होने वाला और एक फेल होने वाला। तो ये जो सजा मिल रहा है, क्या पास होने वाला को मिल रहा है जी? नहीं, ये सजा किसको मिल रहा है? फेल होने वाले का। जो जो लोग पैसा देने में फेल किए हैं कंपनी का, ठीक है, उन्हीं का शेयर को फॉरफिट किया जाना है, ये समझ लेना। लेकिन फॉरफीचर, अब फॉरफीचर कंपनी करेगा कब? ये तो मैं बोल दिया कि फॉरफीचर किसके शेयर को किया जाएगा? तो जो लोग फेल किया पैसा देने में, जिनका जिनका एरियर है पैसा, कंपनी का पैसा शेयर होल्डर के पास बकाया रह गया है, ड्यू रह गया है, आउटस्टैंडिंग रह गया है, दैट इज एरियर, कॉस्ट इन एरियर है, उन्हीं का शेयर फॉरफिट होना है। लेकिन ये फॉरफीचर कंपनी करेगा कब? जब मैं बोला था, ठीक है, शुरू वाली भी लेक्चर में देख लेना कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट है कंपनी का। मैं बोला था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैटर को देखेगा, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल मैटर को देखेगा, ठीक है ना। तो जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को फॉरफीचर करने का परमिशन दे, तभी कंपनी जो है शेयर होल्डर का शेयर को फॉरफिट कर सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब परमिशन देगा, और जनरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन देता ही है कि अगर कोई शेयर होल्डर फेल कर गया पैसा देने में और कंपनी मांग रहा है, उसके बाद भी नहीं भेज रहे हो, तो वैसे शेयर होल्डर का शेयर जब्त कर लिया जाएगा। तो पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा परमिट किया गया हो कि हां, कंपनी के डायरेक्टर जो हैं, ठीक है, वो शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं। अब रहा बात कि जो फॉरफीचर करोगे, ये फॉरफीचर कंपनी के लिए क्या है? ये फॉरफीचर कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का इनकम है, देखना, कैपिटल इनकम। और जब ये कैपिटल इनकम है, क्यों कैपिटल इनकम है इसको मैं क्लियर करूंगा। देखो, अब जब ये कैपिटल इनकम है तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर रिजर्व में ट्रांसफर करना है, कैपिटल इनकम का पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, तो ऐसे रिजर्व को कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। तो ये ध्यान देना, रीइश्यू में जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं लिखा हूं कि फॉरफीचर किस तरह का इनकम होगा, कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का इनकम होगा। क्यों होगा ये मैं बताऊंगा, क्यों ये इनकम है कंपनी के लिए, इस पर भी मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं क्या बोला कि फॉरफीचर किनके शेयर का किया जाना है? जो जो पैसा देने में कंपनी का चूक किए हो, ठीक है, पेमेंट नहीं किए हो, दैट इज कॉल्स इन एरियर, उनका शेयर फॉरफिट होना है। कब फॉरफिट होना है? जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा करने का परमिशन कंपनी को दे रहा हो, ठीक है। तीसरा देखो कि जब कंपनी शेयर फॉरफिट करेगा तो एक फाइनल नोटिस शेयर होल्डर को भेजता है, ठीक है, फाइनल वार्निंग। कब भेजेगा? फॉरफीचर के 14 दिन पहले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, जान लेना। इसीलिए मेरी एक एक बात पर गौर करना कि फॉरफीचर करने के 14 दिन पहले कंपनी एक फाइनल नोटिस भेजता है शेयर होल्डर के पास कि इस 14 दिन के अंदर, जो मैं नोटिस आपको भेज रहा हूं जिस डेट पर, उसके 14 दिन के अंदर, ठीक है ना, अगर आप कंपनी का एरियर पेमेंट नहीं करोगे तो अब कंपनी आपका शेयर एनी हाउ टेक बैक कर लेगा, यानी जब्त कर लेगा, अब आपको पनिशमेंट दे देगा। तो यहां तक की बात समझ गए हो क्या है? अब समझो रियल फॉरफीचर का मतलब होता क्या है। मैं अभी तक बात किया कि सारे लोगों को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। मैं पहले ही बोला था कि समटाइम्स सम शेयर होल्डर फेल टू पे देयर अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। अब कंपनी कैन फॉरफिट, ठीक है, ऑफ सच टाइप ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, ऑफ सच टाइप ऑफ शेयर्स, जो जो फेल की उस तरह के शेयर्स का फॉरफीचर कंपनी कर सकता है। लेकिन कब? इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट्स फॉर दिस, ठीक है ना। बट ए फाइनल नोटिस शुड बी इश्यूड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है, बिफोर 14 डेज ऑफ फॉरफीचर। फॉरफीचर के 14 दिन पहले एक फाइनल नोटिस जारी किया जाना चाहिए। फॉरफीचर जो है, फॉरफीचर विल बी कैपिटल नेचर इनकम एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं तक की बात को?
ठीक है, तो पूरी बात मैं समझाने की प्रयास यहां पर किया फॉरफीचर में क्या है। अब देखो फॉरफीचर का रियल मतलब क्या है, पनिशमेंट मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। फॉरफीचर मींस फॉरफीचर ऑफ मनी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से समझना, फॉरफीचर मींस फॉरफीचर ऑफ मनी विच इज ऑलरेडी टेकन बाय द कंपनी अप टू फेल। अरे भाई कोई भी पैसा फेल कहां करेगा, एप्लीकेशन में कोई फेल करेगा क्या? कोई भी बच्चा कब फेल करेगा? एग्जाम में, जब एग्जाम दे दोगे। क्या बिना दिए फेल कर जाओगे क्या? कहीं सुने होगा कि बिना एग्जाम दिए बच्चा फेल कर गया? एग्जाम देगा तब तो फेल करोगे ना, या पास करोगे, जो भी करना है। तो कंपनी एप्लीकेशन के नाम पर पैसा आपसे मांग रहा है, तब तक आप एप्लीकेंट हो, अप्लाई किए हो, तो एप्लीकेशन करने में तो कोई फेल करेगा ही नहीं ना जी। क्या अगर कंपनी आपको शेयर होल्डर बना दिया, मतलब आपके नाम पर शेयर अलॉट कर दिया, ठीक है, आप कंफर्म शेयर होल्डर बन गए, यानी आपको अलॉट कर दिया गया शेयर, तो आप वहां फेल कर सकते हो अलॉटमेंट में, या कॉल में फेल कर सकते हो। एप्लीकेशन में तो कोई फेल करेगा ही नहीं करेगा। तो कम से कम एप्लीकेशन के नाम पर पैसा तो कंपनी को भेजिए दिए हो। जब एप्लीकेशन के नाम पर कंपनी को पैसा भेजा होगा तभी कंपनी से रिश्ता जुड़ा होगा, तभी ना रिश्ता जुड़ा होगा जी। बिना दहेज का रिश्ता कहां जुड़ना है यार, जुड़ना है क्या? तो कंपनी को एप्लीकेशन के नाम पर जब पैसा भेज दिए हो तो कंपनी से रिश्ता जुड़ गया, शेयर होल्डर बन गए हो कंपनी का, दैट इज एक ऑनर बने हुए हो, ठीक है ना। तो अगर आप फेल करते हो, रिश्ता अगर खराब करते हो, ठीक है, तो कहां, एप्लीकेशन के बाद ही ना। क्या समझ गए बात को यहां तक का ना? तो एप्लीकेशन में तो कोई फेल करेगा ही नहीं करेगा। फेल कर सकता है अलॉटमेंट में, फेल कर सकता है कॉल में, तो एप्लीकेशन के नाम पर तो कम से कम कंपनी को पैसा भेजे ही ना हो। तो जो पैसा भेज दिए हो फेल होने से पहले, या फॉरफीचर जो भी तुम्हारा किया जा रहा है उसके पहले कंपनी को जितना पैसा भेज दिया था वो सारा पैसा कंपनी फॉरफिट कर लेगा, सारा पैसा आपका जब्त कर लेगा और मेंबर्स रजिस्टर से आपका नाम हटा देगा। यानी आपका शेयर को टेक बैक कर रहा है कंपनी और आपका नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर से, मेंबर्स के रजिस्टर से हटा रहा है। और आपके द्वारा जमा किया गया पैसा, जितना भी कंपनी को पैसा भेज दिया था फॉरफीचर होने से पहले एप्लीकेशन के नाम पर या आगे अलॉटमेंट, जो भी पैसा भेजे हो, उस पैसा को कंपनी जब्त कर लेगा। तो फॉरफीचर का रियल मतलब क्या हुआ? फॉरफीचर मींस फॉरफीचर ऑफ मनी विच इज ऑलरेडी टेकन बाय द कंपनी, ठीक है, फ्रॉम द शेयर होल्डर। समझ गए यहां तक की बात को कि फॉरफीचर का मतलब क्या है? पैसा को जब्त करना है। तो मनी जब जब्त कर रहा है तो इट इज कंप्लीटली इनकम फॉर द कंपनी बट कंप्लीटली लॉस फॉर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को तो पैसा रिफंड मिलना नहीं है, तो शेयर होल्डर के लिए तो कंप्लीटली लॉस है, बट कंपनी के लिए भले भले क्या इनकम है पूरी। समझ गए यहां तक की बात को? पूरी मैटर समझ गया क्या है फॉरफीचर में? अब देखो जो फॉरफीचर किया जाएगा बेटे, आपको बताया गया था कि शेयर 2 रेट पर इशू किया जाता है, 2 रेट। अब 2 रेट में कौन कौन सा रेट था? पहला रेट आपको समझाया गया था कि शेयर जो है इशूड जो किया गया था, इशूड, ये इशूड एट पार पर किया गया था, एट पार दैट इज एट फेस वैल्यू, ठीक है, एट फेस वैल्यू, या इशूड एट प्रीमियम है। कौन सा केस देखना? इशूड एट प्रीमियम। जो भी शेयर तुम फॉरफिट करने जा रहे हो वो शेयर, ठीक है, इशू जो किया गया था उसका रेट क्या था? एट पार पर इशू किया गया था या एट प्रीमियम पर इशू किया गया था? क्योंकि दोनों केस में फॉरफीचर एंट्री करने का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दोनों का एंट्री का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो जब किसी शेयर का फॉरफिट करने जा रहे हो, यानी फॉरफीचर की एंट्री करने जा रहे हो, तो ध्यान दे लेना कि फॉरफीचर जो करने जा रहे हो कौन सा शेयर का, फेस वैल्यू पर इशू किया गया शेयर का या प्रीमियम पर इशू किया गया शेयर का। तो आज की लेक्चर में केवल मैं एक ही टॉपिक क्लियर करने वाला हूं, फेस वैल्यू दैट इज एट पार, कि वैसा शेयर जो कि एट पार पर इशू किया गया था और वहां कोई कॉल्स इन एरियर रह गया है और कंपनी वैसे शेयर होल्डर का जो एरियर रख लिया है उसका शेयर को फॉरफिट करने जा रहा है, दैट इज उसके द्वारा भेजा गया पैसा फेल होने से पहले को जब्त करने जा रहा है।
तो आज मेरा टॉपिक देखो यही केवल क्लियर हो जाएगा कि एट पार का केस है तब फॉरफीचर की एंट्री क्या होता है। मैं प्रीमियम पर इसके बाद एक और लेक्चर बनाऊंगा जो फाइनल लेक्चर होगा फॉरफीचर टॉपिक का, यानी फॉरफीचर टॉपिक पर 2 लेक्चर आने जा रहा है। देखो लेक्चर नंबर 16 आज का एक लेक्चर हो गया और अगला लेक्चर नंबर 17 जो प्रीमियम को लेकर बनेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम भी हम इसी क्लास में इंक्लूड करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगी, 60 मिनट से भी ऊपर की वीडियो चली जाएगी, 10 GB खा जाएगा वीडियो। देखो ठीक है, और बच्चे उतने बड़े बड़े वीडियो देख नहीं रहे हैं। समझ गए यहां तक की बात को? तो ओवरऑल जितना बात मैं समझाया, देखो लिखने का काम मैं कम किया, समझाने का काम ज्यादा किया। होप कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गया होगा जितनी बात मैं समझाया। ठीक है, अब मैं जर्नल पर पहुंच रहा हूं। देखो, लेकिन जर्नल में पहुंचने से पहले जितने भी बेसिक टॉपिक उधर सिखाया गया जर्नल की, एप्लीकेशन के नाम पर एंट्री क्या होता है, अलॉटमेंट का नाम पर एंट्री क्या होता है, कॉल के नाम पर एंट्री क्या होता है, जब एरियर का केस रहता है तब एंट्री कैसे किया जाता है, तब मैं समझाया था कि एरियर के केस में, ठीक है, एरियर एंट्री मे बी पास और मे नॉट बी, एंड इट विल बी आवर एजम्पशन दैट होल्डर वंस फेल, it means always fail if a problem is silent regarding this, otherwise follow problem instruction। यही मैं समझाया हूं ना, कॉल्स इन एरियर वाला लेक्चर जाकर देख लेना। मैं ही समझाया था कि एरियर के केस में अगर प्रॉब्लम बोल दिया कि अलॉटमेंट में फेल किया, जैसे मान लो प्रॉब्लम यहां दिया हुआ, देखो इसी प्रॉब्लम से मैं इस फॉरफीचर को ही पूरी तरह से समझाने वाला हूं। प्रॉब्लम को एक बार पढ़ के समझ लो। ए कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each which is payable on application 2, on allotment 3, on first call 2, on second and final 3। इस तरह से 10 रुपया हो गया। अब यहां बोलता है कि फेल्ड ऑन 3,000 शेयर्स, कहां फेल किया? अलॉटमेंट में। देखो कहता है कि फेल्ड ऑन 3,000 शेयर्स एंड फॉरफिटेड इट, कंपनी इसको जब्त किया। 3,000 शेयर पर एक शेयर होल्डर जो 3,000 शेयर लिया था अलॉटमेंट के नाम पर पैसा नहीं भेज पाया है, फेल कर दिया। तब बताओ अलॉटमेंट में फेल किया, क्या एप्लीकेशन में भी फेल किया? एप्लीकेशन का पैसा तो दिया है ना जी, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था तब ना शेयर होल्डर बनेगा वो। ठीक है ना, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अब क्लियर बोल रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन इस प्रॉब्लम में कहां लिखा हुआ है कि कॉल का भी पैसा नहीं दिया? ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये भी तो नहीं लिखा हुआ है ना कि कॉल का पैसा ये एरियर के साथ दे दिया, ऐसा भी तो नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि जो जहां फेल कर गया समझो उसके आगे सभी जगह फेल कर गया। अगर प्रॉब्लम में इसके विपरीत कुछ नहीं बोला गया हो तो यहां प्रॉब्लम केवल बोल रहा है कि अलॉटमेंट में फेल किया, कॉल में फेल किया, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम क्या मानकर बनाएंगे कि वो कॉल में भी फेल कर गया, यही मानकर बनाना है हमको। ठीक है ना, एरियर वाला लेक्चर में कंप्लीट समझाया गया है पूरी बात को। इसलिए मैं बार बार सलाह देता हूं विद्यार्थियों को कि आप पहले की वीडियो को जाकर देखो तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, 1% की भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम मेरा देखो ये है। अब यहां पर मैं बता रहा हूं देखो कि फॉरफीचर की एंट्री जो करोगे, जब फॉरफीचर की एंट्री करोगे कैपिटल को डेबिट मारोगे, क्योंकि जहां जहां भी आप एंट्री पहले की हो एप्लीकेशन के नाम पर, अलॉटमेंट के नाम पर, कॉल के नाम पर, कैपिटल को क्रेडिट किए हो। फॉरफीचर करने का मतलब कैपिटल को घटाना है। देखो कैपिटल को कम कर रहा हूं क्योंकि शेयर को जब्त किया जा रहा है, तो जितना शेयर आप जब्त कर रहे हो उतना से तक कैपिटल घटा रहे हो। तो कैपिटल की एंट्री जब भी देखो यहां एंट्री हुआ है कैपिटल क्रेडिट में आया है हर जगह। एप्लीकेशन का पैसा जब कैपिटल में ट्रांसफर किया तब कैपिटल क्रेडिट में है, अलॉटमेंट ड्यू किया तब कैपिटल क्रेडिट में है, तो कहीं भी जाकर देख लेना कैपिटल आपका क्रेडिट में है। ठीक है, तो अब जब फॉरफीचर करोगे शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, ये ऑलवेज डेबिट होगा कैपिटल। जब फॉरफीचर की एंट्री मारेंगे कैपिटल डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, अब टू हो जाएगा देखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये हो जाएगा। या कहीं कहीं इसको लिख देता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, वो भी लिख सकते हो, शेयर फॉरफीचर भी लिख सकते हो या फॉरफिटेड शेयर भी लिख सकते हो, ये दोनों चलता है। देखो तो बेसिक एंट्री जो फॉरफीचर का होता है यही होता है, देखना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
अब चूंकि शेयर होल्डर का पहले से जमा किया हुआ पैसा जो कंपनी में जमा किया हुआ था, कंपनी उसी पैसा को जब्त कर लिया, अब वो आप वापस नहीं लौट आएगा, तो बताओ कंपनी के लिए इनकम है कि नहीं है? इसलिए मैं बोला कि फॉरफीचर देखो जो होता है कैपिटल इनकम होता है कंपनी के लिए, और कंपनी ऐसे इनकम को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। तो क्यों कैपिटल इनकम है, ये बात समझ में आ गया। और कैपिटल इनकम मैं समझा चुका हूं कि वैसा इनकम जो कभी कभार होने वाला इनकम है, नॉन रेकरिंग नेचर, नॉट रेकरिंग नेचर, ठीक है ना। क्या कंपनी का ये धंधा बनाकर रख लिया कंपनी कि हर समय हम फॉरफीचर करते रहेंगे? तो फॉरफीचर का काम भी कभी कभार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि कंपनी को मजबूरी में शेयर को फॉरफिट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो एड पार का केस हो चाहे एड प्रीमियम का केस हो, फॉरफीचर की जो बेसिक एंट्री होगा वो यही होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर इनकम है ये बोलकर क्रेडिट में गया है, ठीक है ना। चलो अब ये पैसा कौन सा यहां पर लिखोगे इसमें, तो पैसा इसमें जाएगा देखो मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। कंपनी फॉरफीचर के पहले जितना भी पैसा आपसे ले लिया है, मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, जो ही पैसा ले लिया है वही पैसा जब्त करेगा। देखो जैसे समझो, मैं साथ ही साथ समझा रहा हूं। देखो आपका 3000 शेयर देखो यहां से फॉरफिट होने वाला है, 3000 शेयर पर फेल कर गया। देखो ये 3000 वाले को हम लोग पनिशमेंट देने वाले हैं आउट ऑफ 10,000। 10,000 टोटल शेयर है, देखो ये 10,000 टोटल शेयर है। ये 10,000 के टोटल शेयर में से 3000 वाले को पनिशमेंट देने वाले हो। अब 3000 वाला जब अलॉटमेंट में फेल कर गया बेटे, तब बताइए कौन सा पैसा भेजा है? केवल एप्लीकेशन वाला पैसा भेजा है। देखो ये 2 रुपया के रेट से, तो 3000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से कितना भेजा? ये 6,000 रुपया। तो ये 6,000 रुपया तुम्हारा देखो फॉरफीचर में यहां पर आ जाएगा। ये 6,000 रुपया कंपनी जब्त कर लेगा। तब फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाएगा, ये बात अब समझ में आ गया। जो जो पैसा कंपनी को भेजा गया था, ठीक है, वही पैसा फॉरफीचर में चला जाता है। 3000 शेयर पर फेल कर गया अलॉटमेंट में, मतलब केवल एप्लीकेशन के नाम पर पैसा वो भेज दिया था कंपनी को। 3000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 6,000 रुपया कंपनी उसको जब्त कर लिया। अब देखो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री में मारा हुआ हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर है, 2 रुपया एप्लीकेशन का रेट है। देखो तो ये एंट्री हमारा 20,000 से गया है, नहीं गया? ये एंट्री हमारा 20,000 से चला गया, देखना, ठीक है। मैं फिर उधर बैठूंगा, पहले इस प्रॉब्लम का देखो कुछ एंट्री मैं ले रहा हूं। अब इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए हो यहां से 20,000 रुपया, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो यहां साथ ही साथ करते चले हम लोग। तो अब अलॉटमेंट यहां पर ड्यू कर रहे हैं, देखो 3 रुपया के रेट से 10,000 शेयर पर 30,000, 30,000 रुपया। ये 30,000 रुपया जो है हम लोग ड्यू कर दिए, लेकिन अब 3,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से पैसा नहीं मिला, यानी 9,000 रुपया एरियर हो गया। तो 30,000 में से 9,000 नहीं मिला, मतलब कि 21,000 रुपया मिल रहा है। देखो 21,000, ये 21,000 रुपया मिला। ये एंट्री पहले से समझाया जा चुका है एरियर में, देखो, ठीक है ना। अरे एप्लीकेशन की एंट्री और अमाउंट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर है, 2 रुपया रेट है, 20,000 20,000 शेयर अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पर 3 के रेट से 30,000 ड्यू कर दिए, लेकिन अलॉटमेंट में पूरा पैसा नहीं मिला। 3,000 शेयर पर पैसा नहीं मिल रहा, 10,000 में से 3,000 शेयर पर पैसा नहीं मिला, मतलब 7,000 शेयर पर पैसा मिल रहा है। 3,000 पर तो फेले कर गया, तो 7,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से 21,000 रुपया मिल रहा है। 7,000 इंटू 3, 21,000। देखो 21,000 से ये एंट्री हो रहा है। अब देखो मैं क्या बोला था, एरियर एंट्री में भी पास और में नॉट भी। तो यहां पर एरियर एंट्री हम लोग नहीं किया देखो, बट इनडायरेक्टली एरियर दिख रहा है। अलॉटमेंट देखो तुम्हारा नहीं बंद हुआ, यहां पर अलॉटमेंट यहां प्लस पड़ा हुआ है। देखो 30,000 से यहां अलॉटमेंट प्लस में पड़ा हुआ है 30,000 से, लेकिन यहां पर जो माइनस किए हो, देखो ये माइनस कितना से किए हो? 21,000 से, यही माइनस किए हो, ठीक है ना। तो 30,000 से प्लस किया, 21 से माइनस किया, अलॉटमेंट बंद तो नहीं हुआ, नेट एंट्री ले लिए, ठीक है ना। तो देखो एरियर की एंट्री ऐसे भी होता है, और मैं बोला था कि एरियर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो देखो और मैं इधर एंट्री लिया हुआ हूं यहां पर कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
तो ये एंट्री और ये एंट्री में से कोई एक एंट्री लेके चलना है, ठीक है, लेकिन लास्ट तक फिर वही करना है, मिक्स नहीं करना है। मैं बोला था कि मिक्स करोगे तो फॉर फ्यूचर में यहां परेशानी होने लगेगा, ठीक है ना। तो मैं कॉल सिनेरियो वाला ही एंट्री लेके चल रहा हूं, उसी पर मैं समझने की प्रयास करता हूं। देखो वैसे आप दोनों में से कोई भी लेके चल सकते हो, तो अभी तो मैं दोनों की कहानी यहां समझा दे रहा हूं, लेकिन आगे जो भी फॉर फ्यूचर पर प्रॉब्लम बनने वाला है उसमें एरियर मैं दिखाऊंगा और एरियर के थ्रू लेके आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां तक की एंट्री भी समझ गया हो, इस प्रॉब्लम का एंट्री यहां तक समझ गया क्या है। तो अगर मान लो एरियर वाला एंट्री ये कर दिए हो, ठीक है ना, नेट एंट्री किए हो, तब हमारा यहां पर क्या आंसर में आने वाला है बदलाव, चेंजिंग क्या आएगा। और अगर ये किए हो एंट्री और वाला, तब यहां क्या होने वाला है ये जानना। देखो, तो पहले फॉर फ्यूचर में मैं देखो यहां फिर से फॉर फ्यूचर में लौट गया कि जब भी कंपनी का शेयर फॉरफिट, कंपनी शेयर को फॉरफिट करेगा, फॉर फ्यूचर की एंट्री देखो, बेसिक एंट्री ये होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। कैपिटल को कम कर देना है और फॉर फ्यूचर कैपिटल नेचर इनकम है, कोई भी नेचर इनकम रहेगा, इनकम क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में पड़ा हुआ ये मनी कौन सा इसमें चला गया, मनी ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी, ठीक है, फेल होने से पहले कंपनी जितना पैसा लिया वही इसमें जाने वाला है। अब देखो यहां पर और क्या क्या क्रेडिट होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखना। अब यहां पर क्या क्या क्रेडिट होगा, तो क्या क्या क्रेडिट होने के लिए आपको स्टेज समझना पड़ेगा कि स्टेज ऑफ फॉर फ्यूचर क्या है, स्टेज ऑफ फॉर फ्यूचर क्या है। अब स्टेज ऑफ फॉर फ्यूचर का मतलब क्या है, स्टेज ऑफ फॉर फ्यूचर का मतलब यही है कि ठीक है कंपनी यहां फेल किया अलॉटमेंट में और इसका शेयर को आप फॉरफिट भी कर रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो, यहां तक तो सही है। ये दो बात तो सर समझ में आ गया, ये दो बात तो सर मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं कि फेल अलॉटमेंट में किया और इसको हम लोग को फॉरफिट भी करना है, लेकिन फॉरफिट करना कब है, फॉर फ्यूचर का टाइमिंग क्या है, ये टाइमिंग का सवाल है सबसे बड़ा चीज। इसी को हम लोग स्टेज कह रहे हैं कि फॉर फ्यूचर की टाइमिंग कहां है। क्या हम लोग अलॉटमेंट के समय ही यहीं पर फॉरफिट कर रहे हैं, या फर्स्ट कॉल में जाके फॉरफिट कर रहे हैं, या सेकेंड ऑन फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, कब फॉरफिट कर रहे हैं, इसको समझा तक की बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ठीक है ये फेल किया है और इसका शेयर को हमको फॉरफिट करना है, लेकिन इसकी टाइमिंग क्या है, फॉर फ्यूचर करना कहां है हमको। तब फॉर फ्यूचर देखो करना कहां कहां है और उसके अकॉर्डिंग एंट्री होता कैसे कैसे है। पहले तो यह समझ लो कि जब इसमें टाइमिंग नहीं दिया गया हो या किसी भी प्रॉब्लम में टाइमिंग नहीं दिया गया हो, केवल बोल दिया कि फॉर फ्यूचर करना है और यह कहकर प्रॉब्लम चुप हो गया, साइलेंट हो गया, यह नहीं कह रहा है कि फॉर फ्यूचर करना कब है, इमीडिएट करना है कि आफ्टर फर्स्ट कॉल करना है कि आफ्टर फाइनल कॉल करना है, कुछ नहीं बोला। तो हम लोग फाइनल कॉल के बाद फॉर फ्यूचर करेंगे, ठीक है ना, ये भी मेरा एजम्पशन होगा, फाइनल कॉल के बाद हम लोग फॉर फ्यूचर करेंगे, यानी फॉर फ्यूचर की एंट्री लास्ट एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर। जब टाइमिंग नहीं दिया गया हो तब, जब यहां पर कोई टाइमिंग नहीं दिया गया, केवल देखो यहां लिखा हुआ फॉरफिटेड इट, लेकिन इन्हें लिखा कब फॉरफिट कर रहे हैं, इफ लिख के हम छोड़ दिए। देखो अब यहां कुछ बोलवे नहीं किया कि फॉर फ्यूचर कब करना है, तब फाइनल कॉल के बाद फॉर फ्यूचर करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले इसी प्रॉब्लम को जब टाइमिंग नहीं दिया गया हो तब हम लोग प्रॉब्लम को देखो कैसे बनाएंगे, कंप्लीट प्रॉब्लम, यहां फॉर फ्यूचर में और क्या क्या होने लगेगा ये जानना है हमको, ठीक है ना। तो इसी प्रॉब्लम को देखो अलग अलग तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूं, देखना। अभी मैं क्या किया, टाइमिंग मेरा नहीं दिया हुआ है, तो टाइमिंग नहीं दिया हुआ है तो आप ये देखो अलॉटमेंट तक की एंट्री तो यहां कर दिए हो और मैं ये भी समझ गया हूं कि स्टेज ऑफ फॉर फ्यूचर क्या है, यहां तक समझ गया ना जी कि स्टेज ऑफ फॉर फ्यूचर क्या है। जब टाइमिंग यहां नहीं दिया हुआ है फॉर फ्यूचर का, तो कब हम लोग फॉर फ्यूचर करने वाले हैं, फाइनल कॉल के बाद, अपने मन से फाइनल कॉल के बाद करेंगे फॉर फ्यूचर। तब फाइनल कॉल तक सारा एंट्री हम लोग ले लेंगे, जैसे एंट्री करते हो तभी फॉर फ्यूचर की एंट्री फिर देखो ये होगा, तो यहां फिर हम पहुंचेंगे, ठीक है ना। अभी हम देखो इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी फाइनल कॉल तक मैं पहुंच रहा हूं, देखना क्या ये। अब अगर इसका 5वां नंबर एंट्री हम लोग ले तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 20,000,
तो 20,000 तो हम लोग पूरा ड्यू कर दिए, 20,000 हम लोग ड्यू कर दिए। अब अगर इसका रिसीव एंट्री हमको लेना है, देखना अब इधर आ रहा हूं मैं, एंट्री नंबर 5 के बाद आ गया, देखो एंट्री नंबर 6। जब रिसीव करेंगे हम लोग तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब कितना रिसीव करोगे, 3,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 6,000 रुपया नहीं मिला, ड्यू की हो 20,000, 6,000 नहीं मिला, मतलब 14,000 रुपया मिला अपने को, 14,000, 14,000 रुपया, ठीक है ना। इसी को और में हम लोग क्या एंट्री ले सकते थे, देखो और में एंट्री में बोला था कि नेट एंट्री हो गया, एरियर एंट्री भी ले सकते हो। तो अगर हम लोग इसी जगह एरियर एंट्री करती तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये करते। अब बैंक में 14,000 रुपया ही आता, लेकिन 3,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 6,000 एरियर रह गया, और तब जाके आपका यहां पर 20,000 रुपया ये आ जाता, ये होता है, ठीक है ना। तो और में देखो ये एंट्री जाता है, एरियर वाला एंट्री करते तब, नेट में देखो ये एंट्री है, ठीक है ना। इसी तरह से नंबर हम लोग 7 यहां पर करते एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते और सेकेंड एंड फाइनल कॉल को रिसीव करते। देखो तो हम लोग यहां पर क्या लिखते, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से को 30,000 रुपया हम लोग यहां पर ड्यू करते, 30,000 ये ड्यू करते हम लोग। लेकिन हम लोग यहां पर जो लास्ट एंट्री लेते 8 नंबर एंट्री रिसीव वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब कितना पैसा मिलता, देखो 3,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से 9,000 रुपया नहीं मिलता, 30,000 में 9,000 नहीं मिलता, मतलब 21,000 रुपया मिलता। तो होल्डर वंस फेल ऑलवेज फेल, देखो सब जगह एरियर आ गया। अगर इसी जगह हम लोग और वाली एंट्री लेते तो एंट्री बनता बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये बनता है टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल। अब बैंक में देखो 21,000 रुपया यहां भी आता, लेकिन 3,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से 9,000 रुपया एरियर दिखता, 21 और 9 मिला के यहां पर 30,000 रुपया आ जाता। तो ये नॉर्मल एंट्री तो आप सभी लोग बनाने जानते हो, एरियर वाला वीडियो में जाकर देखना, ये नॉर्मल एंट्री तो हम लोग कर लेते हैं यहां तक। तो जब टाइमिंग देखो, इस प्रॉब्लम में टाइमिंग नहीं दिया हुआ फॉर फ्यूचर का, लेकिन फॉर फ्यूचर करने के लिए तो बोल रहा है, तो हम लोग फॉर फ्यूचर कब करेंगे, फाइनल कॉल के बाद। अब देखो हमारा फॉर फ्यूचर एंट्री जो होगा वो एंट्री नंबर 9 होगा, और मान लो यहीं पर हम लोग एंट्री नंबर 9 को कर रहे हैं, देखो ये एंट्री है, इसी प्रॉब्लम का मान लो ये फॉर फ्यूचर मैं कर रहा हूं। अब यहां पर मैं केवल शेयर कैपिटल लिख दिया, आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लेना यहां पर, क्योंकि शेयर का नाम दिया हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, यहां तक करोगे, ये मैं तो बोला बेसिक एंट्री है फॉर फ्यूचर का जी। और एट प्रीमियम के केस में भी यही एंट्री जाएगा, यहां तक बेसिक एंट्री, बट यहां पर फिर बदलेगा कुछ, तो मैं आज की टॉपिक में ये नहीं करा रहा हूं, आज का टॉपिक मेरा ये है। देखो अब इस कंप्लीट प्रॉब्लम में अगर इसी प्रॉब्लम का फॉर फ्यूचर की एंट्री हम लोग यहां सीखें तो क्या होने वाला है देखना। मैं बोला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये तो होगा। अब देखो और किसको किसको हम लोग क्रेडिट करें, ये ध्यान से समझना, किसको किसको क्रेडिट करें।
देखो जहां जहां ये फेल किया है, ठीक है, वो सबको क्रेडिट करेंगे, जो जो चीज बंद नहीं हुआ। तो अब समझो यहां पर जो जो चीज बंद नहीं हुआ सब कैंसिल करना है। देखना, अगर हम लोग नेट एंट्री अलॉटमेंट में लिए है, देखो ये नेट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो 30,000 से यहां प्लस है, देखो 21 से माइनस है। अभी हम एरियर वाली बात नहीं कर रहे हैं। देखना, अगर नेट एंट्री लेके चल रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो देखो यहां पर ये 9,000 से बंद नहीं हुआ है, तो 9,000 से हम लोग यहां बंद करेंगे। देखो यहां लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,000, ये लिखना रखना, ठीक है ना। अब ये पैसा 9,000 कब यहां पर आएगा? इफ फेल्ड ऑन अलॉटमेंट, इफ फेल्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में फेल किया है तब अलॉटमेंट यहां क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। तो फेल तो अलॉटमेंट में किया था, लेकिन इसको सजा तुरंत नहीं दिए हो। फर्स्ट कॉल में भी देखो इसको ड्यू किए हो, फाइनल कॉल में भी ड्यू किए हो, यानी इसको आगे तक चांस दिए हो, ठीक है ना। विद्यार्थी एक बार फेल कर गया तो उसको और भी चांस मिलता है ना जी, फिर से एग्जाम का। तो वही चीज इसको आगे तक चांस दियो कि भाई पैसा शायद आगे भेज दे, लेकिन फाइनल तक नहीं भेजा ये। तो जहां जहां भी इसका एरियर दिख रहा है, ये सब को देखो यहां बंद करना होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल में भी देखो, फर्स्ट कॉल यहां पर 20,000 से प्लस किया है, लेकिन जब नेट एंट्री मारा तो देखो 14,000 से ही माइनस किया यहां पर, तो हमारा फर्स्ट कॉल भी बंद नहीं हुआ है। कितना से? 6,000 से। तो फर्स्ट कॉल को देखो हम लोग यहां पर क्रेडिट कर देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 6,000, ये कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो फाइनल कॉल भी हम लोग का बंद नहीं हुआ, यहां पर लिख लेना कितना से? 6,000 से 9,000 से फाइनल कॉल बंद नहीं हुआ। देखो यहां पर 30,000 यहां ड्यू की हो और 21,000 रिसीव की हो, तो 9,000 से भी बंद नहीं हुआ, तो यहां पर इसको भी बंद करेंगे। देखो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9,000। अब 9 देखो ये भी आ गया। अब देखो हमारा ये एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डेबिट में अमाउंट यहां भेजेंगे। देखो 9 और 6 15, 15 और 9 24, और 6 देखो यहां पर है 30। देखो यहां पर 30,000 से कैपिटल डेबिट हो गया। 3,000 शेयर हम जब्त किए हैं, 3,000 इंटू कितना करने से ये 30,000 आएगा? 10। 3,000 इंटू 10 करोगे तो ये 30,000 आएगा। तब फॉरफीचर की एंट्री देखो, एक तो हमारा ये हो गया कि शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर के बाद क्या क्या हमको और क्रेडिट करना पड़ेगा, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट, क्या क्या और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जहां जहां फेल किया वो सबको क्रेडिट करना पड़ेगा, जो जो चीज बंद नहीं हुआ सबको बंद करना होगा। यही किया जाता है फॉरफीचर में। तो अगर यहां तक की बात आप समझ गए हो, ठीक है ना। यहां रेट भी समझ लेना कि कैपिटल जो हुआ है डेबिट, वो कितने शेयर के लिए किस रेट से यहां डेबिट हुआ है, क्योंकि रीइश्यू में जरूरत पड़ेगा इसका, इसलिए मैं रेट निकाल कर यहां दिखा रहा हूं। देखो हम लोग चूंकि फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो फाइनल कॉल तक तो हम लोग एंट्री ले लिए, 2 3 5 2 7 और 3 10 कैरेट से हम लोग एंट्री ले चुके हैं। 10 कैरेट से कैपिटल क्रेडिट कर चुके थे, तो 10 कैरेट से कैपिटल डेबिट कर दिए, ये हुआ है, ठीक है। तो रेट को भी पकड़ते चलना, इसको समझते चलना है। देखो अब अगर हम लोग एरियर वाला एंट्री लिए रहते, ये तो नेट एंट्री लिए हो तब यहां पर क्रेडिट किए इसको, लेकिन अगर हम लोग एरियर वाला एंट्री लिए रहते तब हमारा ये तीनों चीज क्रेडिट नहीं होता है, ये तीनों क्रेडिट नहीं होता, बल्कि ये तीनों को जोड़कर, ये तीनों को जोड़कर, देखो मैं यहां से हटा रहा हूं अभी सबको, देखना अब तीनों को जोड़कर हम लोग यहां पर अगर ये नहीं लिखना था तो सीधा लिख देते कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये लिखते हम लोग। केवल एक बार कॉल्स इन एरियर लिखते और सारा एरियर को जोड़ देते। देखो 9 6 15 और 9 24,000, ठीक है ना। तब ये हमारा काम नहीं होता, अलग अलग हमको इसको क्रेडिट करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि हर एंट्री में देखो कॉल्स इन एरियर एक खोल के बैठ गए हो, और कॉल्स इन एरियर एक कॉमन नाम आ गया है। अलॉटमेंट में हमारा जब आया तब भी कॉल्स इन एरियर है लिखा हुआ है,
फर्स्ट कॉल वाला भी जब रिसीव एंट्री किया तो वहां कॉल्स इन एरियर लिखे हो, सेकेंड कॉल का भी रिसीव एंट्री किया तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट किए हो। तो कॉल्स इन एरियर एक कॉमन नाम आ गया है, एक नया नाम खोल दिए हो, नया अकाउंट, तो उसी को हम लोग बंद कर देंगे कॉल्स इन एरियर। सारा एरियर को हम लोग जोड़ देंगे, जहां जहां एरियर हमारा है, अलॉटमेंट में एरियर, फर्स्ट कॉल में एरियर, सेकेंड कॉल में, सबको जोड़ दिए। तो जोड़ के एरियर हो गया 24,000, 24,000 ये और फॉरफीचर में 6,000 यहां पर, टोटल 30,000। तो 30,000 हम लोग कैपिटल में देखो डेबिट कर दिए। तो कब हम लोग यहां पर कॉल्स इन एरियर लिखेंगे और कब हम लोग यहां पर नाम से लिखेंगे अलॉटमेंट कॉल बोलकर, ये बात समझ गए हो। तो एरियर की एंट्री में क्या किए हो इसी पर ये डिपेंड करेगा। एरियर की एंट्री में अगर नेट एंट्री किए हो, एरियर नहीं दिखाए हो, तो फिर नाम से बंद करना होगा अलॉटमेंट कॉल बोलकर। और अगर वहां एरियर वाला एंट्री ले लिए हो तब केवल कॉल्स इन एरियर लिखना है। समझ गए? क्लियर है यहां तक? तो इसीलिए मैं बोला था कि कोई भी एक चीज पकड़ के चलना एरियर में। अब मान लो यहां पर अलॉटमेंट में ले लिया नेट एंट्री, एरियर मान लो नहीं दिखाया यहां पर, ठीक है। तो यहां एरियर नहीं दिखाओगे, अब बाकी में जाके एरियर दिखा दिया फर्स्ट कॉल में, और सेकेंड कॉल में एरियर वाला एंट्री ले लिया, और अलॉटमेंट में एरियर वाला एंट्री नहीं लेकर नेट एंट्री ले लिया, तब क्या करना पड़ेगा? तब यहां अलॉटमेंट क्रेडिट करना पड़ता है एक बार, अलॉटमेंट को बंद करने के लिए, ठीक है। और फिर दूसरा बार कॉल्स इन एरियर लिखना पड़ता है, तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए कोई भी एक चीज पकड़कर चलना है। एरियर लेके चल रहे हो तो एरियर लेके चलो, नेट लेके चल रहे हो तो नेट लेके चलो, दोनों में जो बुझाए वो लेके चलो, जो तुमको सूट करता है वो लेके चलो, ठीक है। तो हमारा देखो ये फॉरफीचर की एंट्री एट फेस वैल्यू के केस में, एट पार के केस में एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया कि जब हम लोग फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं तब हमारा फॉरफीचर की एंट्री क्या हुआ, ठीक है। इफ फॉरफिटेड आफ्टर, देखो फॉरफिटेड इट इफ आफ्टर फर्स्ट कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल, सॉरी आफ्टर फाइनल कॉल, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट बन गया। देखो फाइनल कॉल के बाद अगर हम लोग फॉरफिट किए तब। अब देखो इसी प्रॉब्लम में मैं चेंज कर रहा हूं चीज को। अब क्या चेंज कर रहा हूं समझो, यहां तक की बात अगर सीख गए हो तो देखो अब मैं क्या चेंज करने वाला हूं। फटाफट समझो, कहां कहां कंफ्यूजन हो सकता है मैं उस पर बात कर रहा हूं। अभी मैं फाइनल कॉल की बात किया, देखो मैं अब क्या बोल रहा हूं यहां पर, ठीक से समझो। देखो मैं अब क्या चेंज करने जा रहा हूं इसी प्रॉब्लम में। अगर बोलता है कि फेल्ड ऑन 3,000 शेयर्स एंड फॉरफिटेड इट इफ इमीडिएट, अगर ऐसा बोल दे इमीडिएट फॉरफिट किया जा रहा है, मतलब जहां फेल किया वही फॉरफिट किया जा रहा है, तब फेल तो ये अलॉटमेंट में किया है, ठीक है ना। तो जब अलॉटमेंट की रिसीव वाला एंट्री ले लिए हो, ठीक है ना, अलॉटमेंट की जब रिसीव वाला एंट्री ले लिए हो उसके बाद ही फॉरफीचर की एंट्री करना पड़ जाएगा, यानी एंट्री नंबर 5। अब ये जो एंट्री देख रहे हो ये एंट्री नंबर 5 बन जाएगा। इमीडिएट का मतलब देखो क्या है, जहां फेल किया वहीं पनिशमेंट दिया जा रहा है, वहीं उसको सजा दिया जा रहा है, आगे उसको मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अलॉटमेंट में फेल किया और कहता है कि इमीडिएट फॉरफिट करना है, प्रॉब्लम में ऐसा लिख दिया कि इमीडिएट फॉरफिट करना है, ठीक है ना। तो जब इमीडिएट फॉरफिट करना है बेटे तो शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर तो होगा ही होगा, ये तो बेसिक एंट्री है तो होना ही है। अमाउंट किया जाएगा इसमें फॉरफीचर में, अमाउंट जाएगा देखो 3,000 शेयर पर, केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट में फेल कर गया तो एप्लीकेशन का पैसा दिया है, मतलब 6,000 रुपया। ये 6,000 जाएगा 3,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से एप्लीकेशन वाला दिया था। तो इस प्रॉब्लम में कहीं भी फॉरफिट करो, स्टेज कहीं भी है, इमीडिएट, आफ्टर फर्स्ट कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल, फॉरफीचर का अमाउंट नहीं बदलेगा, क्योंकि जब फेल करना निश्चित हो गया कि अलॉटमेंट में फेल किया तो पैसा तो केवल एप्लीकेशन का दिया है, वो तो केवल एप्लीकेशन वाला जाना है, और जो जो पैसा वो नहीं दिया उसको कैंसिल कर देना है। देखो यहां पर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर नेट एंट्री की हो तब कितना से बंद नहीं हुआ, देखो 30 और 21 का डिफरेंस लेगा, 9,000 से बंद नहीं हुआ ये 9,000, ठीक है। और अगर और में जा रहे हैं एरियर वाला एंट्री कर दिए, अगर ये एंट्री कर दिए हो तब फिर यहां पर कॉल्स इन एरियर लिखा जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखा जाएगा। कितना से, यही अमाउंट रहेगा 9,000। तो कब अलॉटमेंट लिखेंगे कब एरियर लिखेंगे,
यही बात समझना था। देखो, तो होप कि आपको बहुत बढ़िया से अब ये एंट्री समझ में आ गया होगा। तो ये एंट्री नंबर 5 हुआ। देखो, इसमें केवल अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, कॉल नहीं, क्योंकि कॉल के पहले फॉरफिट कर दिए, कॉल में चांसे नहीं दिए हो, तो फिर कॉल यहां क्रेडिट होगा कैसे? इमीडिएट का मतलब यही है कि जहां फेल किया वहीं फॉरफिट कर दिए। तो जब वही फॉरफिट कर दिया अलॉटमेंट में, तो जहां जहां उसको चांस दिया, जहां जहां फेल किया फॉरफिचर से पहले, केवल उसी को यहां बंद करना है। तब कॉल से पहले ही जब इसको फॉरफिट कर रहे हो, तब कॉल तक मतलब केवल अलॉटमेंट की बात हुआ, तब केवल अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, कॉल नहीं। लेकिन अब देखो मजेदार बात, कैंडिडेट कंफ्यूज कहां करते हैं, एंट्री नंबर 6 में। देखो, अगर प्रॉब्लम ये हमारा इमीडिएट वाला है, तो जब फर्स्ट कॉल की एंट्री अब किया जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ, एंट्री में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अगर हम लोग 7 नंबर एंट्री रिसीव कर ले यहां पर, तो भी चेंजिंग नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री जाएगा। बताओ इसमें अमाउंट क्या लिखे हम लोग, यही दिमाग लगाना था, अमाउंट क्या लिखे। तो सब लोग बोलोगे, मैक्सिमम कैंडिडेट बोलोगे, सबकी बात तो मैं नहीं बोलूंगा, बट मैक्सिमम कैंडिडेट बोलोगे 10,000 शेयर है सर और 2 रुपया रेट है, तो 10,000 इंटू 2 20,000 रुपया लिखेंगे। अरे नहीं रे बाबा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, भूल से भी ऐसा मत करना। फॉरफीचर के बाद शेयर की संख्या घट जाता है, फॉरफीचर के बाद शेयर की संख्या घट जाता है। 10,000 शेयर में से अलॉटमेंट में ही जब्त कर लिया, कितना शेयर को, 3,000 को जब्त कर चुके हो, फॉरफिट कर चुके हो, तो अलॉटमेंट के बाद के लिए तुम्हारे पास 7,000 शेयर बच रहा है, 10,000 नहीं, 3,000 तो जब्त हो चुका। तो अब आगे का जितना भी एंट्री होगा वो 7,000 शेयर के लिए होगा, 10,000 शेयर के लिए नहीं होगा, क्योंकि अपने पास 10,000 शेयर ही नहीं है। 10,000 में से 3,000 तो हम लोग जब्त कर लिए, देखो यहां फॉरफिट कर चुके हैं यहां पर, ठीक है ना। 9 और 6 15,000 देखो यहां पर आ चुका है कैपिटल में। 3,000 शेयर पर इंटू कितना करने से ये 15,000 होगा, 5। तो कैपिटल तुम्हारा देखो 5 कैरेट से डेबिट हुआ है फॉरफीचर में, क्योंकि अलॉटमेंट में ना फॉरफिट कर दिया जी। तो 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 5 रुपया से कैपिटल क्रेडिट किया था ये 3,000 शेयर पर, तो 5 कैरेट से डेबिट किया गया। जितना से क्रेडिट किए थे कैपिटल को, जिसको पनिशमेंट दे रहा उसका कैपिटल जितना से क्रेडिट हुआ था उतना से डेबिट करना है फॉरफीचर में। तो ये रेट भी जानना जरूरी है री इशू के लिए, तो री इशू को भी मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं, देखना। दूसरा चीज है कि फॉरफीचर के बाद शेयर की संख्या घट जाता है। जब अलॉटमेंट में 3,000 जब्त कर लिया 10,000 में से, तो अलॉटमेंट के बाद के लिए हमारे पास 7,000 शेयर बच गया। 7,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 14,000 रुपया पर ड्यू करोगे। 14,000, 7,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 14,000। अब ये 7,000 वाले में से कोई फेल नहीं किया है, तो 14,000 ड्यू किया और 14,000 यहां रिसीव कर लोगे, क्योंकि अब तो कोई फेल हुआ ही नहीं है, तो ये रिसीव कर लेंगे हम लोग 14,000। तो कैंडिडेट यहां भी मिस्टेक कर जाते हैं, देखना। फाइनल कॉल की जब एंट्री करते तो 7,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से 21,000 रुपया ड्यू करते और 21,000 रिसीव करते। समझ में आ गया, मजा आ गया अब कि कहां कहां कंफ्यूजन होना था। तो मैं इमीडिएट की बात समझा दिया। अगर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करते तो दिमाग लगा कर देखना अपने समय, इसको छोड़ रहा हूं कि अगर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया जाता, अगर हम लोग यहां पर इसको चेंज कर दें और इसको हम बोल दें कि भाई एक प्रॉब्लम तुम्हारे लिए हम छोड़ रहे हैं कि फेल्ड ऑन 3,000 शेयर्स एंड फॉरफिटेड इट आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, ये रिप्लाई हमको बताना, ठीक है ना, कि रिप्लाई क्या होगा। यानी फॉरफीचर एंट्री जो होगा फर्स्ट कॉल के बाद होगा। फर्स्ट कॉल की जब दोनों एंट्री कर दिए, देखो फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री कर दिए तब फॉरफीचर की एंट्री होगा, अब फॉरफीचर की एंट्री के बाद तब फाइनल कॉल की दोनों एंट्री होगा। बस यही होना है। अमाउंट उसमें कैसे भेजोगे इस पर ध्यान देना, ठीक है ना। तो आज मैं बहुत कुछ देखो एड पार के केस में समझाने की प्रयास किया हूं कि फॉरफीचर की एंट्री किया कैसे जाता है। तो आज मेरा ये एड पार वैल्यू जो है, एड फेस वैल्यू, ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगला लेक्चर देखो हमारा प्रीमियम पर आएगा, जैसा कि मैं अभी बोला, ठीक है। तो आज मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं और मैं
बहुत जल्द आपसे लेक्चर नंबर 17 में मिल रहा हूं, ये एट प्रीमियम केस को लेकर। ठीक है ना। होप कि आप सारे बच्चों को ये इस आज की क्लास से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप अपने बुक्स में जाइए, ऐसे प्रॉब्लम का, ठीक है ना, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को देखकर कीजिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है। और इस वीडियो को रिवाइंड करके 2 बार 3 बार देखिए, पूरी बात आपको समझ में आना ही आना है। तो हम लोग बहुत जल्द मिल रहे हैं। आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं वेरी सुन।